हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एनपीओ के कुछ क्वेश्चन किए थे, जिसके के अंदर हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाया था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। और अब जो है हम लोग इसका रिवर्स सीखेंगे, यानी कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सीखेंगे। पहले जो हमने सीखा था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखा था। और आज की इस क्लास के अंदर हम कुछ ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। अब मैं आपको बता दूं, सिंपल सी चीज है सर, सोचने वाली बात है कि पहले हम क्या देखते थे। पहले हम देखते थे जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इसमें रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन लिखते हैं। हम इसमें रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, ठीक है जी। रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस इसके अंदर हम लिखते हैं, और जो कि जिसके के अंदर ड्यू बेसिस पे हम इनको रिकॉर्ड करते हैं। ड्यू बेसिस पे हम इनको रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि हमारा मर्केंटाइल सिस्टम है, ये हमारा मर्केंटाइल सिस्टम है। लेकिन जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो इसके अंदर हम ऑल नेचर की ट्रांजैक्शन लिखेंगे। ऑल नेचर ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ कि हम कैपिटलाइज नेचर की भी लिखेंगे और रेवेन्यू नेचर की भी ट्रांजैक्शंस लिखेंगे, यानी कि कैपिटल और रेवेन्यू, चाहे हमने बिल्डिंग परचेज की हो, चाहे हमने जो है रिपेयर करवाया हो, तो सारा का सारा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर का हो चाहे कैपिटलाइज नेचर का हो, दोनों के दोनों इसके अंदर आएंगे। और ये कैश बेसिस पे आएंगे, ये जो ट्रांजेक्शन होंगी ये कैश बेसिस पे देखी जाएंगी। ये जो ट्रांजेक्शन्स होंगी ये कैश बेसिस पे देखी जाएंगी, इसको हम ड्यू बेसिस पे नहीं करेंगे। जैसे कि आप एक एग्जांपल लें, मैं आपके साथ में एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास में रेंट है, ठीक है जी, मेरे पास में रेंट पेड दिया हुआ है और साथ में दिया हुआ होता था मेरे पास में आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट, इस पेड को भी मैं यहां से हटा देता हूं। मैं लिखता हूं कि मेरे पास में रेंट है कितना, 50,000 रुपीज, और रेंट आउटस्टैंडिंग है कितना, 8,000 रुपीज। ठीक है, ये दो चीजें मेरे पास पे दी हुई हैं। अब जब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता हूं ड्यू बेसिस पे, तो मुझे करंट ईयर का रेंट चाहिए होता है, करंट ईयर का रेंट चाहिए होता है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर ये लिख दूं, अगर मैं इसके अंदर लिख दूं 50,000 रेंट इंक्लूड्स ₹2,000 फॉर लास्ट ईयर, यानी कि जो रेंट है इसके अंदर 2,000 रुपए का रेंट इंक्लूड है जो कि लास्ट ईयर का है। तो मुझे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय सिर्फ करंट ईयर के रेंट की जरूरत होती है। अब करंट ईयर का रेंट कितना है सोच करके देखो सर। पहले तो 50 में से 2 माइनस कर दो, 50,000 में से 2,000 माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि ये लास्ट ईयर का है। और आउटस्टैंडिंग रेंट वो भी करंट ईयर का ही पार्ट है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ये आउटस्टैंडिंग कौन सा एडजस्टमेंट वाला है, तो ये एंड ऑफ ईयर का है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो मेरे करंट ईयर के रेंट आ जाएंगे और मैं उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख सकता हूँ। जितने भी आ जाएंगे, मेरे ख्याल में आ रहा है 60,000 रुपीज। लेकिन अब अगर मुझे कैश बेसिस पे देखना है तो मैं ये कहता हूं मेरे पास में रेंट एक्चुअली मैंने पे कितना किया है सर, 50,000 रुपीज मैंने रेंट पे किया है। और आउटस्टैंडिंग रेंट क्या इसका पार्ट बनेगा? नहीं सर, आउटस्टैंडिंग रेंट इसका पार्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो तो अभी तक पे ही नहीं किया। तो मुझे क्या देखना है, मुझे ट्रांजैक्शंस देखनी है कैश बेसिस पे, ट्रांजैक्शंस देखनी है मुझे कैश बेसिस पे, ना कि ड्यू बेसिस पे। पहले मैं क्या देखता था, ड्यू बेसिस पे, अब मुझे कैश बेसिस पे देखनी है। ठीक है, और सारी की सारी ट्रांजैक्शंस देखनी है। एक और एग्जांपल लेता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है
कि बिल्डिंग जो थी ओपनिंग में थी मेरे पास में 7 लाख रुपीस की, एंड आफ्टर डेप्रीसिएशन of rupees 5,000, it is 15 lakhs, 50,000 करते हैं, it is 50 lakhs at the end of year, at the end of year, ये लिखा हुआ। अब सोच करके देखो, क्या कभी ऐसा हो सकता है? क्या बिल्डिंग जो है 7 लाख रुपए की थी ओपनिंग में, उसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगा 50,000, तो होनी कितनी चाहिए थी? 650 की, लेकिन वो दिखाई कितनी दे रही है? 15 लाख की दिखाई दे रही है। तो क्या बिल्डिंग ने अंडा दे दिया? नहीं सर, जरूर बिल्डिंग परचेज की गई होगी। तो हम क्या कर देते हैं, एक बिल्डिंग अकाउंट बना देते हैं यहाँ पे। ये रहा सर बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग हमारा एसेट है ना, तो एसेट का डेबिट बैलेंस होता है टू बैलेंस पीडी। मैंने लिख दिया सर यहाँ पे 7 लाख रुपए की थी, और बैलेंस सीडी कितना था सर? 15 लाख था। और डेप्रीसिएशन, जब बिल्डिंग के ऊपर डेप्रीसिएशन लगता है तो क्या एंट्री होती है? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। मैंने यहाँ लिख दिया बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। कितने का डेप्रीसिएशन लगा था? 50,000 का लगा था। बैलेंसिंग कर दी मैंने यहाँ पे, 15,50,000 रुपए है, और उधर की तरफ 7 लाख रुपए। इसका मतलब क्या है? ड्यूरिंग द ईयर कुछ बिल्डिंग परचेज की गई है, ये परचेज की गई है। ठीक है, कितने की है वो हम देख सकते हैं। अपने पास में शायद कितने की है बोलो? 15,50,000 में से 7 गए तो कितने बचे? 8,50,000। 8,50,000 रुपए की बिल्डिंग हमने परचेज की है। तो अब ये कहाँ आएगी सर? ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड पे आएगी, 8,50,000 रुपए। ठीक है जी। तो हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है अपना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है जी, ऐसे करना है। अच्छा चलो, अब ना मेन क्वेश्चन पे आते हैं। जरूरी है कि आपने बिल्डिंग बेटा थोड़ा सा तेज बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को ठीक से। सर इसमें जरूरी बिल्डिंग आपने खरीदी हो, क्या पता बिल्डिंग अप्रिशिएट कर गई हो। नहीं सर, रीवैल्यूएशन का कोई वो सिस्टम नहीं है यहाँ पे, हम इसको परचेज ही मानते हैं। ओके। इसको यहाँ से हटा देते हैं। अच्छा जी, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ दिल्ली क्लब फॉर द ईयर 2018 वाज एज फॉलोज। ठीक है जी, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है, यानी कि ये ड्यू बेसिस वाला चीज हमारे को दी हुई है। ठीक है, हमारे पास सब्सक्रिप्शन दी हुई है, एंट्री फी, कंट्रीब्यूशन टू एनुअल डिनर, प्रॉफिट ऑन एनुअल प्रॉफिट्स, एनुअल स्पोर्ट्स, और बाकी कुछ एक्सपेंडिचर भी दिए हुए हैं। ठीक है जी, डेबिट और क्रेडिट साइड पे हमारे पास में बहुत सी चीजें दी हुई हैं। अच्छा, नीचे एडजस्टमेंट में कुछ दिया हुआ और उसके नीचे भी कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, ये रही, तो पढ़ेंगे। चलो आओ, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सब्सक्रिप्शन के बारे में लिखा हुआ है। सब्सक्रिप्शन कितनी है हमारे पास में? यहाँ पे 75,000 रुपीज की सब्सक्रिप्शन हमारे को दी हुई है, यानी कि ये सब्सक्रिप्शन कौन सी है? ये ड्यू हुई है ड्यूरिंग द ईयर, ये ड्यू हुई है ड्यूरिंग द ईयर। और हमने क्या निकालनी है सर? वी हैव टू आइडेंटिफाई पेड रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, कि सब्सक्रिप्शन हमारी रिसीव कितनी हुई है। बस अपने दिमाग में यही रखना। अब देखो यहाँ पे ना 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं नीचे सब्सक्रिप्शन के। चारों पॉइंट्स के लिए हम क्या करते हैं, एक ना अकाउंट ओपन कर लेते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा ट्रांजैक्शन दी हुई है ना तो इट्स बेटर कि आप अकाउंट मेंटेन कर लो। ये हमने एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया, आप लोग मेरे साथ बनाएंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सबसे पहले ये क्या है? सब्सक्रिप्शन ड्यू। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन ड्यू की एंट्री क्या होती है सर? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितना? 75,000 रुपीज। ठीक है जी।
अब मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में समझाया ही हुआ है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होती है सर, हमारा एसेट होती है, और एडवांस में सब्सक्रिप्शन जो रिसीव होती है वो क्या होती है सर, हमारी लाइबिलिटी होती है, और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है सर। लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2017। देखो इन्होंने आपको धोखा देने के लिए ना यहाँ 2017 लिख दिया, जबकि ये बात कौन से ईयर की कर रहे हैं, 2018 की कर रहे हैं। ठीक है, तो 2017 यानी कि 1 जनवरी 2018 की बात कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारा एसेट है, तो मैं यहां लिख सकता हूं टू बैलेंस बीडी। ठीक है ना, कितना 6,000 रुपीज। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी हमें यही डेट दी हुई है, यानी कि ये लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर के क्लोजिंग यानी कि ओपनिंग इस साल का। तो ये एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारी लाइबिलिटी होती है, हम यहां लिख सकते हैं बाय बैलेंस बीडी 4,500 रुपीज। ठीक है सर। आगे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ 2018, यानी कि यहां पे मैं लिख सकता हूं टू बैलेंस सीडी, कितना सर 2,700 रुपए। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर, तो यहां मैं लिख सकता हूं बाय बैलेंस सीडी। सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम बहुत बारी बना चुके हैं, मेरे ख्याल में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे मेरी बैलेंसिंग फिगर आ जाती है बाय कैश अकाउंट, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, और कैश अकाउंट को हम कुछ और नहीं कहते, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ही कहते हैं। तो ये कितना अमाउंट आ जाता है, ये अमाउंट टोटल करके देखते हैं हमारे पास में, मेरे हिसाब से ये 7,500 आना चाहिए, 7,500 रुपीज का सब्सक्रिप्शन। फटाफट से नोट करो, मैं इसको हटाने वाला हूँ यहाँ से। 71,700। 71,700, ओके ओके, शायद मैंने कुछ मिस्टेक कर दी होगी। 71,700, ठीक है जी, थैंक यू। 71,700 हमारे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आ जाए। ठीक है, बना लिया ये, इसको भगा दूं यहां से, जल्दी से बना लो, फिर नीचे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट शुरू कर देते हैं अपना। हो गया, चलो अब नीचे बनाते हैं अपना। जो भी वर्किंग नोट की हमारे को जरूरत होगी ना, हम साथ के साथ बनाते रहेंगे। ये हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है ना। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रॉपर लिखेंगे आप इसको, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, नहीं मार्च नहीं है, 12 है, 31 दिसंबर 2018। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले क्या आना चाहिए सर, सबसे पहले हमारे पास, अब देखो इसकी ना प्रॉपर पर्टिकुलर्स और अमाउंट के कॉलम बना लेना। ठीक है जी, ये इस तरीके के, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब सबसे पहले क्या आता है, बैलेंस बीडी आता है कैश अकाउंट के अंदर, तो टू बैलेंस बीडी अभी हमें नहीं पता कितना है, अभी हमें नहीं पता, हमने देखा ही नहीं है, हमने तो सीधे सबसे पहले सब्सक्रिप्शन के ऊपर जंप लगा दी थी और सब्सक्रिप्शन हमने जो है वो निकाल लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, टू सब्सक्रिप्शन वर्किंग नोट 1। ठीक है, और ये आया था हमारा 71,700 रुपीज। चलो जी आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, द सैलरी आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ 2018 and at the end of 2018 were respectively 4,000 rupees and 4,500 rupees। यानी कि हमने हमारे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ये हमारी लाइबिलिटी होती है,
है ना। अब यहाँ पे हम फटाफट से एक सैलरी अकाउंट बना सकते हैं। ये रहा हमारा सैलरी अकाउंट। सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या होती है सर, हमारी लाइबिलिटी होती है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं बाय बैलेंस बीडी 4,000 रुपए, और यहाँ पे टू बैलेंस सीडी कितना 4,500 रुपीज। अब ड्यूरिंग द ईयर हमारी सैलरी ड्यू कितनी हुई है 47,500, तो मैं यहाँ लिख सकता हूं बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और अमाउंट था ये 47,500। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे मेरी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी टू कैश अकाउंट की, कितना का मैंने सैलरी पे की है। बताओ जल्दी से बताओ कितना आना चाहिए। मेरे हिसाब से ये 47,000 आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहां लिख दिया टू सैलरी, और यहां लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 2 से आया है ये, क्योंकि एडजस्टमेंट थी ना इसके साथ में 40। अरे ये मैं कहाँ लिखता जा रहा हूं, बाय पेमेंट साइड पे लिखना है ना, बाय सब्सक्रिप्शन वर्किंग नोट नंबर 1, और बाय सैलरी, क्योंकि ये पे ओहो सब्सक्रिप्शन ठीक लिखा था, रिसीव हुआ था, और सैलरी जो है वो हमने पे की है, तो इसको यहां से हटाना चाहिए और यहां लाना चाहिए। बाय सैलरी वर्किंग नोट नंबर 2 पे किया हमने, कितना आया 47,000 रुपीज। पहली जो थी वो सब्सक्रिप्शन के लिए थी, और दूसरी एडजस्टमेंट किसके लिए है, सैलरी के लिए, एक्सपेंस के लिए। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड, इंश्योरेंस प्रीपेड। अब देखो वो उसके अंदर क्या है सर, इंक्लूड है, जनरल एक्सपेंडिचर इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंड ऑफ 600 रुपीज। बताइए इसका क्या करेंगे। जनरल एक्सपेंडिचर कितने का दिया हुआ ऊपर, जनरल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 5,000 का। तो देखो अब यहाँ पे लिखा तो हुआ है कि जनरल एक्सपेंस हमने कुछ किए थे, उसके अंदर प्रीपेड इंश्योरेंस इंक्लूड है, लेकिन क्या यहाँ पे जब ड्यू बेसिस पे बनाया गया होगा तो उसमें प्रीपेड एक्सपेंडिचर लिखे गए होंगे क्या, नहीं सर, प्रीपेड तो हटा दिए गए होंगे। तो एक्चुअली ये कितने थे, एक्चुअली ये कितने थे, एक्चुअली ये 5,600 थे। यानी कि जो हमने पे किया था प्रीपेड के साथ में हमने पे किया था ना, और यहाँ पे ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो ड्यू बेसिस पे बनता है, तो ये तो करंट ईयर का खर्चा इन्होंने लिखा होगा, प्रीपेड वाला थोड़ी ना लिखा होगा, प्रीपेड तो रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। लेकिन अब हमारे को क्या बनाना है, अब तो हमारे को बनाना है सर चाहे किसी भी साल का हो, बस हमारे को तो पेड बता दो कि आपने पेमेंट कितनी की है, कैश से अमाउंट कितना गया है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, बाय इंश्योरेंस, अच्छा प्रीपेड क्या था, इंश्योरेंस प्रीमियम, बाय इंश्योरेंस बाय जनरल एक्सपेंडिचर, जनरल एक्सपेंडिचर विद इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड। तो ये होना चाहिए 5,600 रुपीज, क्योंकि हमें पेड पता लगाना है। नेक्स्ट देखिएगा क्या लिखा है, ऑडिट फी। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, ऑडिट फी फॉर रुपीज 2018 इज येट टू अनपेड, इज येट अनपेड। ठीक है, अभी तक ऑडिट फी 2018 की जो है वो पे नहीं की गई है, और ऑडिट फी जो पे की गई है वो है 2,000 रुपए, 2,000 रुपए 2017, यानी कि पिछले साल का पे कर दिया गया, पिछले साल का इस साल पे कर दिया गया है, पिछले साल का इस साल पे कर दिया गया, और इस साल का अभी तक आउटस्टैंडिंग है। अब देखो इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना है, वो है 2,500 रुपए। ये देखो इन्होंने तो करंट ईयर के ड्यू बेसिस पे ही लिखे होंगे ना, यहाँ पे ऑडिट फी के अमाउंट 2,500, 2,500 इन्होंने तो ड्यू बेसिस पे यहाँ लिख दिए होंगे, है ना। और अब हमारे को क्या करना है सर, अब हमारे को यहाँ पे पेड बेसिस वाला लेकर के आना है। तो ये क्या है, ये ऑडिट फी अनपेड है, इस साल वाली अनपेड है, और जो पे की गई है वो लास्ट ईयर वाली पे की गई है। तो हमने यहां लिख दिया सर बाय ऑडिट फी, बाय ऑडिट फी लास्ट ईयर वाली
जो पे की है हमने, और वो कितनी पे की है? 2000 रुपए। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या लिखा है। द क्लब ओन्ड ए फ्री होल्ड लैंड ऑफ ग्राउंड वैल्यूड एट 1 लाख रुपीस। ठीक है सर, इसका मतलब बस इतना ही लिखा हुआ है कि क्लब के पास में 1 लाख रुपए की फ्री होल्ड लैंड है। ठीक है, तो ये ओपनिंग में भी रही होगी और क्लोजिंग में भी रही होगी। ठीक है, उनके पास है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी चला जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी चला जाएगा। चलिए साथ के साथ अपने क्या करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बना देते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास में बैलेंस शीट, बैलेंस शीट as at 31/12/2018 और बैलेंस शीट as at 31/12/2017 या फिर आप इसको 1 जनवरी 2018 भी कह सकते हैं। उसके अंदर हमने क्या लिख दिया? सबसे पहले हमने लिख दिया अपने पास में फ्री होल्ड लैंड, फ्री होल्ड लैंड, और वो हमारे पास में थी करीब 1 लाख रुपए की, अभी बताया गया। अच्छा चलो, अब जो सब्सक्रिप्शंस वगैरह थी ना, उन सब्सक्रिप्शंस को भी हम लिख लेते हैं। और ये फ्री होल्ड लैंड हमारे पास क्लोजिंग में भी रही है, फ्री होल्ड लैंड 1 लाख रुपए। अब क्वेश्चन के अंदर जो हमने सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड पॉइंट्स दिए हैं वो लिख लेते हैं। हमारी क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस की कितनी थी? यहाँ पे लाइबिलिटी साइड पे लिख दूंगा मैं, तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस के नाम से, ठीक है ना, और इधर भी लिख दूंगा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस के नाम से, और इधर लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और इधर भी लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और ओपनिंग क्लोजिंग वाले सारे अमाउंट डाल दूंगा। अब जो क्लोजिंग में था वो था 2700 रुपए, ठीक है जी, और क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग कितना था सर? 7500 रुपीज, जो अभी हमने पोस्ट किया था, आप अपनी कॉपी में देख सकते हैं। और ओपनिंग का कितना था? 4500 रुपीज, और क्लोजिंग का था हमारे पास में 6000 रुपीज। ठीक है जी, चलो हमने ये भी डाल दिया। अच्छा, अभी अभी हमने पढ़ा कि ऑडिट फी अभी इस साल की हमें पे नहीं की है, तो हम यहां लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी यहां लिख दिया हमने। ये क्या है? फॉर करंट ईयर, करंट ईयर के जो 2500 रुपए थे ना, वो हमने पे नहीं किए थे, वो हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, और सैलरी के बारे में भी दिया हुआ था कुछ, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो यहाँ पे सैलरी आउटस्टैंडिंग भी थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग में भी थी और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लोजिंग में भी थी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो ओपनिंग में थी वो थी 4000 रुपीज, और क्लोजिंग में जो थी वो थी 4500 आई गेस। हाँ जी, ठीक है, तो ये सारी की सारी एडजस्टमेंट जो थी हमने कर दी। एक प्रीपेड इंश्योरेंस भी था हमारे पास, प्रीपेड इंश्योरेंस था, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आना चाहिए। प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि जनरल एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड था, कितना? 600 रुपीज का। ठीक है ना, बस इतना ही दिया हुआ था अभी तक। जो हमने किया, जो हमने पढ़ा था, उनको हमने पोस्ट कर दिया। ये हमारा वर्किंग नोट 1 था और ये 2 था। चलिए, अब यहाँ पे द क्लब हैज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन 1 जनवरी 2018 वैल्यूड एट 26,000। At the end of year after depreciation the equipment amounted to rupees 27,000। अच्छा जी, यानी कि डेप्रीसिएशन जैसा हमने अभी पॉइंट शुरुआत में देखा था ना, वैसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम बिना किसी देरी के यहाँ पे इक्विपमेंट अकाउंट बना देंगे बच्चों, इसका नाम रख देंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट।
स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट। ठीक है सर, एसेट है हमारा तो डेबिट साइड से शुरू होगा टू बैलेंस बीडी। 26,000 रुपए का एसेट था और डेप्रीसिएशन लगने के बाद क्लोजिंग में बाय बैलेंस सीडी ये 27,000 रुपए का हो गया। अच्छा जी, अब डेप्रीसिएशन कितना लगा था ना ये हमारे को नहीं पता, लेकिन जरूर डेप्रीसिएशन हमारे पास में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर दिया हुआ होगा। देखो ये लिखा हुआ, ये देखो ये लिखा हुआ है डेप्रीसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का था, 3,000 रुपए का था। क्योंकि ये ड्यू बेसिस पे होता है ना, तो हम वहां पे हमने लिखा हुआ होगा पहले से, यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट कितने का, 3,000 रुपए का। अब 27 और 3 कायदे से होनी चाहिए थी 30,000 हमारे पास ओपनिंग में, लेकिन ओपनिंग में है 26,000। इसका मतलब इसने परचेज किया होगा कुछ, तो टू कैश अकाउंट कितने का परचेज, 4,000 रुपए का, और ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। सारी ट्रांजेक्शन्स आती है ना, चाहे रेवेन्यू नेचर की हो चाहे कैपिटलाइज नेचर की हो। तो मैं यहां लिख देता हूं बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज, ठीक है, और 4,000 रुपए। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। In 2017, the club had raised bank loan 20,000. This was outstanding throughout the year 2018. On 31st December 2018, cash in hand was 16,000. ठीक है, चलो वो तो कैश इन हैंड की बात तो अलग है, लेकिन यहाँ पे ना लिखा हुआ है कि एक लोन मिला था हमारे को। देखो ये ना लिखा हुआ है पिछले साल लोन मिला था, इस साल अगर लिया होता ना तो ये हमारी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर रिसीट साइड पे आ जाता, लेकिन पिछले साल का लोन था। इसका मतलब ये सिर्फ ये बताना चाहता है कि बैलेंस शीट में इसको डाल दो। तो ठीक है, जैसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है हम डाल देते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, बैंक लोन लाइबिलिटी साइड पे 20,000 रुपए, ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में बैंक लोन। और उसने बताया कि हमारा क्लोजिंग कैश कितना है, हमारा क्लोजिंग कैश कितना है, हमारा क्लोजिंग कैश जो है वो है अपने पास में, एक सेकेंड, तो वो है अपने 16,000। पास में 16,000 रुपए। ठीक है ना, तो उसको हम डाल देते हैं यहाँ पे कैश अकाउंट, कैश में 16,000, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की भी क्रेडिट साइड पे ले आएंगे उसको। ठीक, ये हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और यहां हमने लिख दिया बाय बैलेंस सीडी, सबसे लास्ट वाला 16,000 रुपए। ठीक है ना, अब सारी इंफॉर्मेशन हमारी खत्म हो चुकी है, मेरे हिसाब से कोई इंफॉर्मेशन रह नहीं गई है। सारी इंफॉर्मेशन जो भी हमारे को दी हुई थी वो हमने डाल दी है। अब जो जनरल चीजें हैं उसके ऊपर काम करेंगे। देखो जी, अब आप लोग अपनी कॉपी में लिखना, ठीक है। देखो सब्सक्रिप्शन के बारे में हम कर चुके हैं, हाँ सर डन, सब्सक्रिप्शन के बारे में हम कर चुके हैं। एंट्रेंस फी हमने नहीं लिखी थी, अभी तक हमने एंट्रेंस फी नहीं लिखी थी, ठीक है सर, तो एंट्रेंस फीस लिख देंगे हम। एंट्रेंस फीस हमें रिसीव हुई है कितने की, 2,500 रुपए की, तो मैं इसको जाके डेबिट साइड पे लिख देता हूं, टू एंट्रेंस फी 2,500 रुपए। हमने इसको अभी तक लिखा नहीं था, और अब जाकर के हमने इसको जो है वो रिकॉर्ड कर दिया एंट्रेंस फी को। चलो आगे देखते हैं। एंट्रेंस फी के बाद में ये एंट्रेंस फी भी हो गया। कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर, ठीक है जी, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनुअल स्पोर्ट्स। अब ये तो हमें यहाँ पे लिखना है, कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर ये हम लिख देते हैं, ये हम लिख देते हैं, ठीक है जी। कंट्रीब्यूशन पूरा प्रॉपर आप लिख लेना, ठीक है, 10,000 रुपीज। लेकिन सर प्रॉफिट्स तो आते नहीं है, प्रॉफिट्स तो आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यहाँ पे तो सेल का अमाउंट आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड एनुअल स्पोर्ट्स,
यानी कि इससे हमारे को जो है कुछ प्रॉफिट्स हुए एनुअल स्पोर्ट्स से, ठीक है, उन चीजों से हमारे को प्रॉफिट्स हुए हैं। तो हम इसको ना क्या बोलेंगे, हम इसको ये बोलेंगे कि हमने कोई सेल ऑफ एनुअल स्पोर्ट्स की थी, या फिर हमने कोई क्या नाम है वो किया था, इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। तो हमने इसको प्रॉफिट वर्ड नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट लिखने से ये गलत हो जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आता है ना प्रॉफिट, तो यहाँ पे मैं केवल और केवल क्या लिख देता हूं, टू एनुअल स्पोर्ट्स। यानी कि इससे पता लगता है कि हमारे को एनुअल स्पोर्ट्स से कोई रिसीट हुई है, कितने की, 7500 रुपीज की। ठीक है जी, अब एक साइड तो हमारी पूरी हो गई। अब देखिएगा, सैलरी लिख चुके हैं, जनरल एक्सपेंडिचर लिख चुके हैं, ऑडिट फी लिख चुके हैं, सेक्रेटरी का ऑनरेरियम हमने नहीं लिखा था और इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, इसको एज इट इज लिख देंगे। तो अब जो पॉइंट है इनको एज इट इज लिख देंगे, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हो चाहे कैपिटलाइज नेचर के हो, ठीक है ना। तो सेक्रेटरी का ऑनरेरियम हाँ जी हमने पे किया है, कोई बात नहीं, लिख देंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एनुअल डिनर एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन बैंक चार्जेस, मतलब हमने जो लोन लिया था उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट पे किया होगा। और डेप्रीसिएशन, अब डेप्रीसिएशन ऑन इक्विपमेंट मत लिख देना यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है ना, डेप्रीसिएशन थोड़ी आएगा, ठीक है, और सरप्लस भी नहीं आएगा क्योंकि ये कोई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट थोड़ी है। तो ये चार चीजें हम एज इट इज लिख देंगे। तो चलिए वहां लिख देते हैं, बाय सेक्रेटरी ऑनरेरियम, और ये सेक्रेटरी का ऑनरेरियम कितना था, 10,000 रुपए का था, ठीक है जी। और हमारे पास में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी थी, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। आप यहाँ पे जो है इसको शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, मैं लिख रहा हूं समझाने के लिए केवल, आप इसको एग्जाम में प्रॉपर लिख के आएंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और बाय एनुअल डिनर एक्सपेंस। ऐसा नहीं है कि साल में एक ही बार खाना खाया जाता था, हो सकता है साथ में शायद साथ में एक बार ही साल में खाना खाया जाता हो, जैसे आपके भी कुछ रियूनियंस वगैरह होते हैं ना। बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, और ये हमारे पास में था 1500 रुपए, ठीक है जी। तो जो इंफॉर्मेशन दी हुई थी वो हमने पूरी की पूरी डाल दी, जो इंफॉर्मेशन दी हुई थी वो हमने पूरी की पूरी डाल दी। अब सिर्फ एक चीज बच गई है, आप देख सकते हैं, मेरे को ओपनिंग बैलेंस नहीं पता अभी तक, तो चेक करेंगे, क्या पता बैलेंसिंग फिगर जो है हमारा ओपनिंग बैलेंस ही आ रहा हो। अगर आ जाएगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है जी। इसको हम डबल लाइन लगा करके बंद कर देते हैं, और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर जो आ रही है वो आप मुझे बता दीजिए। सर 13,900। 13,900 बताया बच्चे ने, ठीक है जी। ओके, ये हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, ठीक। चलिए अब एक बारी ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट को देखते हैं। 1,00,000 रुपए का फ्री होल्ड लैंड था, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे पास में थे ओपनिंग में, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे पास ओपनिंग में थे 26,000 रुपए के जो हमने लिखे थे, और क्लोजिंग में 27,000 रुपए के हो गए थे, है ना, ये बताया गया था। तो इसको क्लोजिंग में भी लिख देंगे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 27,000 रुपए, ठीक है जी। और हमारे पास में और तो कुछ नहीं है, कैश इन हैंड हमारे पास में आ गया है ओपनिंग का, तो ये कैश हम यहाँ पे लिख देंगे जो हमारे को अभी अभी मिला है, और वो कैश है 13,900 जो हमारी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से आया है, ठीक है। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर है, वहां से आया ये, ठीक। अब इसका जरा चेक कर लेते हैं। बैंक लोन हमारे पास में है, हमने लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन लिखी हुई है, सैलरी आउटस्टैंडिंग लिखी हुई है, सब्सक्रिप्शन
हाँ लिखी हुई है आउटस्टैंडिंग सैलरी, बैंक लोन मैंने लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, तो इसको भी लिख लीजिए आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी, जो कि ओपनिंग में उसने बोला ना लास्ट ईयर की हमने इस साल पे की है, जो कि 2000 थी, तो वो ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग रही होगी तो यहाँ पे आ जाएगी। अब सब कुछ एडजस्ट करने के बाद में हमारे पास में कैपिटल फंड आ जाएगा, यहाँ कैपिटल फंड, जो कि हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी। और ये कैपिटल फंड चेक कीजिएगा एक बारी कितना आ रहा है, 1,15,400 आ रहा है आई गेस। और इस कैपिटल फंड को हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। कैपिटल फंड 1,15,400 और इसके अंदर ऐड कर देंगे सरप्लस, जो कि हमारे को गिवन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये रहा 6,000 रुपीज का, ये 6,000 रुपीज का सरप्लस ऐड करने के बाद में हमारे पास में कैपिटल फंड आ जाता है 121,400 का। ठीक है जी, चेक कर लेते हैं, बाकी सब चीजें भी हैं हमारे पास में। हमने फ्री होल्ड लैंड लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिखा हुआ है, प्रीपेड, और ये कैश, प्रीपेड इंश्योरेंस और कैश। ठीक है जी, और इधर की साइड पे हमने बैंक लोन लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी फॉर करंट ईयर वो लिखी हुई है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखी हुई है 4,500। ठीक है जी, चेक कीजिएगा एक बारी, आंसर बैलेंस शीट जो है वो टैली हो रही है। ठीक है जी, ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट है, सारी चीजें हमने वर्किंग नोट से बनाई हैं। ओके, और ये हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। यहाँ थोड़ा सा मैंने गंदा गंदा बना दिया, आप लोग इसको साफ सुथरा ही बनाएंगे एग्जाम में। हाँ जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ सॉरी एक सेकेंड बच्चों। हाँ जी बच्चों, देखो यहाँ पे ना हमारे पास में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन के अंदर हमारे को क्या बनाना है, हमारे को बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। अब देखो बढ़िया है ये, सबसे पहले एडजस्टमेंट दी हुई है सब्सक्रिप्शन की हमारे पास में, तो मैंने एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना दिया आप लोगों के लिए। सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर ड्यू कितनी थी, 30,000 रुपीज, तो एंट्री क्या बन जाएगी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये 30,000 रुपए यहाँ लिख दिया। इसके बाद में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारा एसेट होता है ना, ये एसेट होता है, और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस लाइबिलिटी होती है, और एसेट का डेबिट बैलेंस और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग में और क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग में हम लिख देंगे, क्लोजिंग बैलेंस हम क्लोजिंग में लिख देंगे। तो ये हमारे पास में ये डेबिट साइड पे हमने लिख दिया 2,400 रुपए ये वाला, और क्लोजिंग वाला ये क्रेडिट साइड पे लिख दिया। इसी तरीके से लाइबिलिटी साइड पे हमने ओपनिंग लाइबिलिटी 1,800 ये लिख दी, और क्लोजिंग लाइबिलिटी 1,080 ये लिख दी। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे जो है चीजें पूरी की पूरी लिख दी। अब ये सारी चीजें एडजस्ट करने के बाद में हमारे पास में बैलेंसिंग फिगर आ जाती है कि इतना हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है ड्यूरिंग द ईयर 28,680 रुपए। ठीक है, इसको हम अपनी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड पे लिख देंगे। पहला वर्किंग नोट हमने बनाया। दूसरा क्या लिखा हुआ था हमारे पास, ये पहला वाला पॉइंट तो हमने कवर कर लिया, ये दोनों का कंबाइन करके ये डन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी में ना ओपनिंग लिखी हुई है 1,600 और क्लोजिंग लिखी हुई है 1,800। तो ओपनिंग वाली पहले पेड होगी और क्लोजिंग वाली बाद में पेड होगी, ऐसा हम मानते हैं, फीफो के सिस्टम के हिसाब से चलते हैं। तो हमने क्या किया, जो सैलरी लिखी थी उसके अंदर 1,600 रुपए ऐड कर दिए और 1,800 रुपए
लेस कर दिए। ठीक है जी, ये मान करके कि हमने अभी तक जो है वो पे नहीं किए, तो 1600 वाले हमने पे कर दिए, ये हमने मान लिया। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग पहले पे करेंगे और इस साल का आउटस्टैंडिंग अभी बना रहेगा, अभी पे नहीं किया हुआ होगा, इसलिए 1600 रुपए ऐड और 1800 रुपए लेस कर दिया। कितने में से? जितना भी ड्यू था ना उसमें से, 1900 में से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रीसिएशन कितना था? ओपनिंग में था 10,400 और क्लोजिंग में था 10,800 रुपए। ठीक है सर, ये हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट बना दिया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारा एसेट है, डेबिट साइड से शुरुआत की 10,400 और ये लिख दिया मैंने 10,800 क्लोजिंग में। अब इसके ऊपर डेप्रीसिएशन कितना था, ये आफ्टर डेप्रीसिएशन लिखा हुआ है ना, तो ये वैल्यूज देखो, मैंने क्लोजिंग को छेड़ा थोड़ी है, ये आफ्टर डेप्रीसिएशन ही लिखा है। तो डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कितना था मेरे पास में? डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर मेरे को दिया हुआ है 1200 रुपए, ये देखो ये दिया हुआ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ही दिया हुआ होता है ना, जैसे कि मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिया हुआ होता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कुछ थोड़ी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो यहाँ पे क्या है, 1200 रुपए डेप्रीसिएशन दिया हुआ है, ये मैंने इस अकाउंट के अंदर डाल दिया 1200 रुपए। और जो बैलेंसिंग फिगर निकल करके आई वो मेरी क्या थी? वो मेरा कैश परचेज थी। अगर ये बैलेंसिंग अभी भी इधर की तरफ निकल करके आती ना, तो इसका मतलब ये मेरा सेल ऑफ इक्विपमेंट हुआ है, और सेल ऑफ इक्विपमेंट हुआ है तो मेरा कैश जो है वो बढ़ जाता, डेबिट साइड पे लिख देता। तो अब मैं इसको कहाँ लिखने वाला हूँ? 1600 रुपए को पेमेंट साइड पे यानी कि क्रेडिट साइड पे लिखने वाला हूँ। चलिए ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हो गया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का। अब नेक्स्ट दिया हुआ है हमारे पास में प्रीपेड इंश्योरेंस, ओपनिंग में निल और क्लोजिंग में 240। प्रीपेड है ये, यानी कि पहले से ही पे कर दिए। और देखिए यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूडिंग इंश्योरेंस 2000 रुपए। तो यहाँ पे तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जितने ड्यू होंगे वही लिखे हुए होंगे ना, क्योंकि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना। तो इंक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, इसका मतलब इंक्लूडिंग नहीं है, इसका मतलब एक्सक्लूड कर दिया है हमने। इसका मतलब हमने इंश्योरेंस प्रीमियम ओपनिंग वाला निल ऐड कर दिया है, ठीक है जी, और क्लोजिंग वाला लेस कर दिया है। ठीक है, तो ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ड्यू लिखे हुए हैं। अब हमारे को निकालने में पेड वाले, एक्चुअल पेड वाले मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कितने हैं। ये तो हमारे ड्यू वाले हैं कि इस साल के, लेकिन हमें सिर्फ इस साल के थोड़ी ना चाहिए, हमें तो चाहिए क्या, हमें चाहिए जो हमने पे किए, चाहे वो किसी भी साल के हों। तो इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे निल, यानी कि ओपनिंग वाले। ठीक है, सॉरी, लेस कर देंगे निल, हटा देंगे, लेस कर देंगे निल, क्योंकि वो तो पिछले साल ही पे कर दिए गए होंगे ना। अगर हम पेमेंट की बात करें तो वो तो पिछले साल ही पे कर दिए गए होंगे। इस साल कौन से पे किए हैं? इस साल तो इस साल वाले पे किए हैं क्योंकि प्रीपेड है। तो ऐड कर देंगे हम कितना, 240। देखो अगर आपको अभी भी समझ में आया हो ना ये प्रीपेड वाला पॉइंट, तो आओ नीचे देखो, मैंने आपके लिए अकाउंट बना दिया, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है जी, ये मैंने अकाउंट मेंटेन कर दिया। अब इसमें देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, एसेट होते हैं ना। तो मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया टू बैलेंस बीडी निल और टू बैलेंस सीडी 240, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। और अब मैंने क्या लिखा कि यहाँ पे 2000 रुपए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से लिखे हुए थे कि वो हमने जो है ड्यू वाले हैं, ये वाले मैंने लिख दिए 2000 रुपए बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 2000 रुपए। अब क्या आ गया, अब मेरी बैलेंसिंग फिगर आ गई 2240 रुपए। ये क्या है, ये मैंने जो एक्चुअली इस साल पे किया है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर ये दोनों मिल गए हैं और वो हट गया है, चाहे वो निल लेस माइनस ही क्यों ना हो, मतलब कि माइनस होगा चाहे वो निल ही क्यों नहीं है। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2240। ठीक, ये हमारे पास में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की पेमेंट साइड पे आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड ओपनिंग का कुछ है नहीं, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे अभी, मतलब बैलेंसिंग फिगर यही आने वाली है। और क्रेडिट साइड पे 6400 लिख देंगे। ठीक है सर, और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है द क्लब ओड ए स्पोर्ट्स ग्राउंड 40,000, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग बैलेंस शीट में दोनों साइड पे आ जाएगा।
अब मैं आप लोगों को बताऊं, देखो हमने जितनी भी एडजस्टमेंट की है ना, चाहे वो सब्सक्रिप्शन की हो चाहे वो किसी की भी हो, देखो ध्यान से सुनना जरा, ये 2400 हमारे पास में एसेट है, ये 2400 रुपए का हमारा एसेट है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे 1800 आ जाएंगे, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे 1080 आ जाएंगे सब्सक्रिप्शन के नाम से। अभी बना के दिखाऊंगा, ठीक है जी। अच्छा, सैलरीज एंड वेजेस, देखो वैसे एक बात बताऊं, आपको ऐसा करने की भी जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, ठीक है, और ये चीजें देखनी है। क्या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सर एसेट होता है ना, हाँ, ये ओपनिंग बैलेंस शीट का डाटा है और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट का डाटा है। सबसे पहले तो रॉ फॉर्म में इसको बना लेना है हमने। तो हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारा एसेट है, ये ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में चला गया, ये क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में चला गया एसेट साइड पे। ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लाइबिलिटी है, 1800 रुपए कहां चला जाएगा, ओपनिंग लाइबिलिटी, ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लाइबिलिटी है सर, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है जी, ये हमारे एसेट है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे एसेट है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। कैश इन हैंड हमारा एसेट है, ये क्वेश्चन मार्क वाला साइन अभी भर जाएगा थोड़ी देर, ठीक है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। और ये जो क्लब और स्पोर्ट्स ग्राउंड है ना 40,000, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी चला जाएगा और साथ ही क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी चला जाएगा। और ये जाएगा कहाँ पे सर, एसेट साइड पे। तो ये सारा का सारा डाटा जो है ये हम इस तरीके से बना देंगे। सर म्यूट हो आप। सॉरी, ऑडियो बंद थी। मैंने बोला ये वर्किंग नोट नंबर 1 और ये वर्किंग नोट नंबर 2 एंड 3, ये जो है ये आप नोट कर सकते हैं, कर लीजिए। ठीक है जी, ये रिमेनिंग पार्ट और है इसका क्वेश्चन का, आइए देखते हैं। द क्लब टुक ए लोन ऑफ ₹8,000 फ्रॉम बैंक ड्यूरिंग द ईयर 16-17 विच वॉज नॉट पेड इन 17-18, यानी कि ये सिर्फ इतना बता रहा है हमारे को, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड पे लाइबिलिटी साइड पे ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे 8,000 रुपए का लोन जो है हमारे पास में आ जाएगा। अच्छा, यहां लिखा हुआ है ऑडिट फी फॉर ₹17-18 वॉज आउटस्टैंडिंग बट ऑडिट फी 800 फॉर 16-17 वॉज पेड इन 17-18। ये वही वैसा ही पॉइंट है जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया था, इसमें कुछ भी नया नहीं है। यानी कि इस साल की आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगी हमारे पास में लाइबिलिटी साइड पे, ठीक है। और वो हमें पता कैसे लगेगी, वो हमारे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से पता लगेगी, क्योंकि इस साल के ड्यू कहां लिखे होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखे होते हैं। तो 1,000 रुपए की ऑडिट फी लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगी, और जो हमारे पास में लास्ट ईयर की थी 800 रुपए वो पेड हो जाएगी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, पेमेंट साइड पे।
800 आ जाएगा प्लस ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आ जाएगा आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी के नाम से 800 रुपया। ठीक है जी, ये भी लिख लेना। अच्छा, अब इसका अकाउंट मेंटेन करते हैं। जो हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया वो क्वेश्चन ये था। ठीक है जी, इसकी सारी एडजस्टमेंट्स मैंने आपको बताई, ये भी एडजस्टमेंट दी हुई है। जिसके बाद असाइनमेंट ना हो स्क्रीनशॉट ले सकता है। और उसके बाद नीचे ये एडजस्टमेंट थी 2 ये भी मैंने बताई। अब उसके ऊपर हमने है ना जो सारे एडजस्टमेंट किए, काम किए, उसके ऊपर ये हमारा आंसर है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना दिया है मैंने। ठीक है जी, और ये हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट है जो कि बहुत ही आसान है। इसमें सिर्फ हमारे को वर्किंग नोट बनाने थे, वर्किंग नोट बना करके हमारा सारा काम चल जाता है। और मैंने कौन सी चीज कहाँ जाएगी ये आपको समझा भी दिया था। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है और क्वेश्चन के साथ ये क्लास भी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।